जोन सेकंड। तो हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ नी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम फर्स्ट जोन तक पढ़ लिया था। सेकंड जोन से हम लोग शुरू करेंगे। मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल हिस्सा। मीडियल मेनिस्कस, दिस इज लोकेटेड जस्ट above the medial tibial plateau and is anchored by coronary ligament। यह मीडियल टिबियल प्लेटू के ठीक ऊपर होता है और कोरोनरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। कोरोनरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। इट मे बी टेंडर व्हेन इन्वॉल्व इज टीयर। फटने की स्थिति में, यानी टीयर यानी मीन्स फट जाए, जब फटने की स्थिति में इसमें दर्द या कोमलता हो सकती है, दर्द हो सकता है। द मीडियल मेनिस्कस इज मोबाइल एज कंपेयर्ड विद द लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस की तुलना में मीडियल मेनिस्कस ज़्यादा हिल-डुल सकता है। लेटरल मेनिस्कस की तुलना में मीडियल मेनिस्कस ज़्यादा हिल-डुल सकता है, यानी हिलता डुलता ज़्यादा है। When the tibia is rotated externally, the anterior margin of the medial meniscus is palpable in the joint space। जब टिबिया को बाहर की ओर घुमाया जाता है तो मीडियल मेनिस्कस का अगला किनारा जॉइंट स्पेस में महसूस किया जा सकता है, स्पेस में महसूस किया जा सकता है। टीयर्स ऑफ द लिगामेंट मेनिस्कस आर मोर फ्रीक्वेंट दैन टीयर आर द लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस की तुलना में मीडियल मेनिस्कस के फटने की संभावना ज़्यादा होती है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज अ ब्रॉड फैन शेप ligament which was two portion and lies between the medial femoral condyle and the upper tibia। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट यह पंखे के आकार का चौड़ा लिगामेंट जिसके दो हिस्से होते हैं और यह मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल और टिबिया ऊपरी टिबिया के बीच स्थित होता है, ऊपरी टिबिया के बीच स्थित होता है। द डीप पार्ट extends to the edge of the upper tibial plateau and the medial meniscus, while the superficial part extends more distally over the flare of the upper tibia। इसका गहरा हिस्सा ऊपरी टिबिया प्लेटू के किनारे और मीडियल मेनिस्कस तक फैला होता है, जबकि ऊपरी हिस्सा सुपरफिशियल पार्ट ऊपरी टिबिया के फैलाव पर नीचे की ओर यानी डिस्टली फैला होता है। तो बोल रहे हैं कि जो ऊपरी हिस्सा है ऊपरी टिबिया प्लेटू के किनारे मीडियल मेनिस्कस तक फैला होता है और ऊपरी हिस्सा सुपरफिशियल ऊपरी टिबिया के फैलाव पर नीचे की ओर यानी डिस्टली फैला होता है। दिस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इज intimately blended with the joint capsule and is frequently from in valgus injury as seen in football। यह मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जॉइंट कैप्सूल के साथ गहराई से जुड़ा होता है और अक्सर वाल्गस
चोट जैसे फुटबॉल में फट जाता है, फुटबॉल में फट जाता है, वाल्गस चोट जैसे फुटबॉल वगैरह में फट जाता है। इन केसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द मीडियल एपिकॉन्डाइल a small chip of the bone may be taken with the ligament when the point of origin is tender on palpation। मीडियल एपिकॉन्डाइल से अलग होने के मामलों में जब ओरिजिन पॉइंट छूने पर दर्द होता है तो लिगामेंट के साथ हड्डी का एक छोटा टुकड़ा भी निकल सकता है। यानी जब लिगामेंट का जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये हो सकता है कि हड्डी का टुकड़ा भी टूटा हुआ निकल सकता है। सर्टोरियस ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनोसस मसल्स, यानी बोला कि सर्टोरियस ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनोनस मांसपेशियाँ, दीज आर 3 टेंडन्स सिचुएटेड ऑन द पोस्टर मीडियल साइड ऑफ द नी which insert into the lower portion of the medial tibial plateau। ये 3 टेंडन घुटने के पोस्टीरियो मीडियल यानी पीछे और अंदर की तरफ हिस्से में होते हैं जो मीडियल टिबियल प्लेटू के निचले हिस्से से जुड़ते हैं, मीडियल टिबियल प्लेटू के निचले हिस्से से जुड़ते हैं। They mainly provide for stability to the medial side of the knee joint during valgus stress। ये मुख्य रूप से वाल्गस स्ट्रेस के दौरान घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से यानी मीडियल साइड को स्थिरता देते हैं, मीडियल साइड को स्थिरता देते हैं। These tendons are like a goat foot and therefore called pes ancinus। ये टेंडन बकरी के पैर जैसे दिखते हैं इसलिए इन्हें पेस एंसिनस कहा जाता है। The semitendinosus tendon is the most posterior and inferior of the lot, with the gracilis tendon lying anterior and medial to it। सेमीटेंडिनोसस टेंडन इसमें सबसे पीछे और नीचे होता है जबकि ग्रेसिलिस टेंडन इसके आगे और अंदर की तरफ होता है। The sartorius muscles is a wide, thick strap like band just above the gracilis टेंडन। सर्टोरियस मांसपेशी ग्रेसिलिस टेंडन के ठीक ऊपर एक चौड़ी मोटी पट्टी जैसी संरचना होती है, चौड़ी मोटी पट्टी जैसी संरचना होती है। एट द कॉमन insertion of these tendons is seen a bursa which lies beneath it called the pes ancinus bursa, which may be inflamed giving rise to pain।
इन टेंडन के जुड़ने की जगह पर एक वर्षा तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जिसे पेस एसिनस वर्षा कहते हैं। इसमें सूजन आने से दर्द हो सकता है, इसमें स्वेलिंग आने से पेन हो सकता है। द सेमी टेंडेनस muscles is sometimes used as a graft to reinforce the medial compartment of the knee joint. सेमी टेंडिनोसस मांसपेशी का इस्तेमाल कभी कभी घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से यानी मेडियल कंपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए ग्राफ्ट के तौर पर किया जाता है। ठीक है। जोन 3, तीसरा जोन लेटरल एस्पेक्ट यानी बाहरी हिस्सा। तीसरा जोन है वो बाहरी हिस्सा lateral meniscus. This is situated on the lateral aspect of the joint and is less frequently torn as compared with the medial meniscus. तो लेटरल मेनिस्कस यह जोड़ के बाहरी हिस्से पर होता है, नाम से ही पता चल रहा है लेटरल, तो यानी बाहर की तरफ। तो ये जोड़ के बाहरी हिस्से पे होता है और मीडियल मेनिस्कस की तुलना में इसके फटने की संभावना कम होती है। बाहर बेशक है लेकिन ये फटता कम है। द मेनिस्कस इज अटैच्ड टू द popliteus muscles. The meniscus is attached to the popliteus muscles and not to the collateral ligament, thus making it more mobile than the medial meniscus. मेनिस्कस पॉप्लिटियस मांसपेशी से जुड़ा होता है, न कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट से, इसलिए यह मीडियल मेनिस्कस की तुलना में ज़्यादा हिलडुल सकता है, द लेटरल मेनिस्कस इज अ कॉमन साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्ट विच कैन बी फेल्ट एज अ फिर्म एंड टेंडर मास। लेटरल मेनिस्कस में अक्सर सिस्ट या गांठ बन जाती है जिसे छूने पर यह सख्त और छूने पर दर्द करने वाली गांठ जैसा महसूस होता है, गांठ जैसा भी महसूस होता है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज अ शूट कॉर्ड विच originates from the lateral femoral condyle to be inserted into the head of the fibula. तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट यह एक मजबूत कार्ड रस्सी जैसा ऊतक है जो लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल से शुरू होकर फ्यूबुला के ऊपरी हिस्से यानी हेड से जुड़ता है, फ्यूबुला के ऊपरी हिस्से से जुड़ता है। दिस इज पल्पेटेड ईजिली when the knee is flexed to 90 degree and the hip is abducted and laterally rotated to relax the iliotibial tract. इसे आसानी से तब महसूस किया जा सकता है जब घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ा जाए और कूल्हे को बाहर की ओर घुमाया जाए, अबडक्ट और लेटरली रोटेट किया जाए ताकि इलियोटिबियल ट्रैक्ट ढीला हो सके, इलियोटिबियल ट्रैक्ट ढीला हो सके। एंटीरियर सुपीरियर ट्यूबियोफिबुलर लिगामेंट,
This is in the interval between the tibia and the fibular head. यह टेबिया और फ्यूबुला के ऊपरी हिस्से के बीच की जगह में होता है. इट इज रेयरली पैथोलॉजिकली इन्वॉल्व्ड. इसमें बीमारी या चोट बहुत कम ही होती है. इसमें बीमारी या चोट बहुत कम होती है. बाइसेप्स femoris tendon. This is palpated when the knee is flexed, at which point it becomes taut and can be felt on the lateral side at its insertion to the fibular head. बाइसेप्स फिमोरिस टेंडन, इसे तब महसूस किया जा सकता है जब घुटना मुड़ा हुआ हो. इस स्थिति में यह खिंच जाता है और फ्यूबुला के ऊपरी हिस्से हेड से जुड़ने वाली जगह पर बाहरी तरफ यानी लेटरल साइड महसूस किया जा सकता है. लेटरल साइड महसूस किया जा सकता है. इलियोटिबियल ट्रैक्ट. दिस ट्रैक्ट इज situated just anterior to the lateral aspect of the knee joint and is inserted into the lateral tibia tubercle. इलियोटिबियल ट्रैक्ट यह हिस्सा जोड़ के बाहरी हिस्से लेटरल एस्पेक्ट के ठीक आगे होता है और लेटरल टिबियल ट्यूबरकल से जुड़ा होता है. लेटरल टिबियल ट्यूबरकल से जुड़ा होता है. दिस इज नेदर अ मसल्स नॉर अ टेंडन बट अ थिक बैंड अ फेसिया एंड कॉन्टेक्चर्स ऑफ दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम पैरालिटिक केसेस लाइक पोलीमाइलिटिस एंड मेनिगोमाइलोसील. यह ना तो कोई मांसपेशी है और ना ही कोई टेंडन, बल्कि फेसिया यानी ऊतकों के ऊपर एक मोटा बैंड है. एक मोटा बैंड है. पेलियोमाइलाइटिस और मेगनोमाइसाइटिस जैसे लकवे यानी पैरालिसिस वाली स्थितियों में इसमें सिकुड़न यानी कॉन्स्ट्रक्चर आ सकती है या आ जाती है. कॉमन पेरोनियल nerve. This nerve can be palpated by rolling it beneath the fingers as it winds around the neck of the fibula. कॉमन पेरोनियल नर्व, इस नस को उंगली के नीचे घुमाकर महसूस किया जा सकता है क्योंकि यह फ्यूबुला की गर्दन यानी नेक के चारों ओर घूमती है. एक्सेसिव प्रेशर ऑन इट मे कॉज अ फुट ड्रॉप. इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से फुट ड्रॉप यानी पैर का पंजा नीचे लटक जाता है. फुट ड्रॉप हो सकता है. जोन 4, चौथा जोन, पोस्टीरियर एस्पेक्ट, पिछला हिस्सा. द पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय द popliteal fossa which is bordered by the biceps tendon on its lateral side. पिछले हिस्से में पोप्लिटियल फोसा होता है जिसके बाहरी किनारे पर बाइसेप्स टेंडन होता है. बाहरी किनारे पर बाइसेप्स टेंडन होता है. द medial border is formed by
the tendons of semidentaneous semitendinosus and semimembranosus at its superior medial border, while the inferior borders are formed by the origin of the heads of the gastrocnemius muscles. इसका अंदरूनी किनारा ऊपर की तरफ सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस टेंडन से बना होता है, जबकि नीचे के किनारे गैस्ट्रोक्नेमियस मांसपेशी के सिरे से बनता है। A group of neurovascular structure cross beneath it to the leg. इसके नीचे से नस और रक्त वाहिकाओं का एक समूह पैर की ओर जाता है। Posterior tibial nerve. This is a branch of the sciatic nerve and is the most superficial structure in the popliteal fossa. पोस्टीरियर टिबियल नर्व यह सियाटिक नर्व की एक शाखा है और पॉप्लिएटिक फोसा में सबसे ऊपर मौजूद संरचना है। द पोप्लिटियल वेन. दिस वेन लाइस डायरेक्टली बीनेथ टू नर्व. पोप्लिटियल वेन यह नस सीधे नर्व के नीचे होती है। द पोप्लिटियल आर्टरी दिस लाइस वेरी डीप इन कॉन्टैक्ट विद द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट. यह घुटने के जोड़ के कैप्सूल के संपर्क में बहुत गहराई में होती है। Quite commonly seen in the popliteal fossa is the popliteal cyst or Baker's cyst, which is a painless mobile swelling seen on the medial side of the fossa and is a distension of the gastrocnemius semimembranous bursa. पॉप्लिटियल सिस्ट या बेकर्स सिस्ट अक्सर पॉप्लिटियल फोसा में देखा जाता है। ये फोसा के अंदरूनी हिस्से में बिना दर्द वाली हिलने डुलने वाली सूजन होती है और यह गैस्ट्रोक्नेमियस सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा का फैलाव होता है। Gastrocnemius muscles. Both the head of the muscles are palpable at its origin when the knee is flexed against resistance. गैस्ट्रोनेमियस मांसपेशी जब घुटने को रुकावट के खिलाफ मोड़ा जाता है तो इस मांसपेशी के सिरे महसूस किए जा सकते हैं। Range of motion. There are three basic movements that are seen in the knee joint, namely flexion, extension and rotation, including internal and lateral rotation. गति की सीमा, रेंज ऑफ मोशन। घुटने के जोड़ों में तीन मुख्य गतिविधियां होती हैं, फ्लेक्शन यानी मोड़ना, एक्सटेंशन यानी सीधा करना और रोटेशन यानी घुमाना, जिसमें अंदर की ओर यानी इंटरनल और बाहर की ओर घुमाना शामिल है।
अंदर और बाहर की ओर घुमाना शामिल है। ठीक है, तो इसमें 3 होते हैं मेनली। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर मेनली द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मुख्य रूप से फीमर और टिबिया के बीच गति का परिणाम है, यानी इनके बीच में मूवमेंट होता है तभी ये रोटेशन दोनों होते हैं। रोटेशंस इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेनिस्की ऑफ द टिबिया अलोंग विथ मूवमेंट बिटवीन द टिबिया एंड द फीमर। रोटेशन में टिबिया और फीमर के बीच गति के साथ साथ टिबिया पर मेनिस्की का विस्थापन शामिल होता है। एक्सटेंशन इज परफॉर्म बाय द क्वाड्रिसेप्स व्हील फ्लेक्शन इज परफॉर्म बाय द हैमस्ट्रिंग अलोंग विद ग्रेविटी। एक्सटेंशन क्वाड्रिसेप्स द्वारा किया जाता है जबकि फ्लेक्शन हैमस्ट्रिंग और गुरुत्वाकर्षण की मदद से होता है। फ्लेक्शन हैमस्ट्रिंग और गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन आर डन व्हेन द नी इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड बाय द सेमी मेम्ब्रेनियस सेमी टेंडेनियस ग्रेसिलिस एंड सर्टोरियस ऑन द मीडियल साइड। अंदर और बाहर की ओर रोटेशन तब होता है जब घुटने को थोड़ा मोड़ा जाता है। यह अंदरूनी तरफ सेमी मेम्ब्रेनस सेमी टेंडेनियस ग्रेसिलिस और सर्टोरियस द्वारा किया जाता है। इट इज़ डन ऑन द लेटरल साइड बाय द बाइसेप। बाहरी तरफ ये बाइसेप्स द्वारा किया जाता है। एक्टिव रेंज ऑफ मूवमेंट फ्लेक्शन आस्क द पेशेंट टू स्क्वाट डाउन ऑन द फ्लोर। फ्लेक्शन मुड़ना, मरीज से जमीन पर उकड़ू बैठने के लिए कहें। ही शुड बी एबल टू डू दिस विद हिज नी फ्लेक्स। उसे घुटने मोड़कर ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। एक्सटेंशन आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप फ्रॉम द सिटिंग पोजिशन एंड ही शुड बी एबल टू डू दिस इज स्टैंडिंग अप। एक्सटेंशन यानी सीधा करना, मरीज से बैठने की स्थिति में खड़े होने के लिए कहें, उसे खड़ा होने में सक्षम होना चाहिए। आल्सो आस्क द पेशेंट टू सिट ऑन द टेबल एंड एक्सटेंड हिज नी फुली। मरीज से टेबल पर बैठने और अपना घुटना पूरी तरह सीधा करने के लिए भी कहें। नॉर्मली ही शुड बी एबल टू एक्सटेंड हिज नी फुल बट in some cases this movement may not be complete for the last 15 degree, in which case it is called as an exterior leg. Something that is commonly seen in quadriceps weakness. आमतौर पर उसे अपना घुटना पूरी तरह सीधा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन कुछ मामलों में यह मूवमेंट आखिरी 15 डिग्री तक नहीं होता है, तो इसे एक्सटेंसर लैग कहा जाता है। यह अक्सर क्वाड्रिसेप्स की कमजोरी में देखा जाता है। ठीक है, ये क्वाड्रिसेप्स की उसमें देखा जाता है। ओके, तो ये इसका मूवमेंट है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके।